हेलो एंड वेलकम टू वर्कस्पेस। आज जो टॉपिक हमको शुरू करना है वो हमारे फिजिक्स का पहला टॉपिक है जिसे लीनियर काइनेमेटिक्स कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे मोशन इन वन डायमेंशन का नाम दिया जाता है, पर हम लोगों को जर्नलाइजेशन के बारे में बात करनी है। जैसा मोशन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होता है दैट इज मोशन इन 3 डायमेंशन। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हाँ, हमेशा मोशन हमारा 3 डायमेंशन मोशन ही माना जाता है। जर्नलाइजेशन को सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा, और उसके लिए जैसा कि हमको पहले से मालूम है, हमने ये एक फ्रेम जनरेट किया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल ओरिजिन। मोशन में ओरिजिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड इस 3 डायमेंशनल फ्रेम पर हम एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर सकते हैं जिस पर कि मैंने बॉल रखी है, एंड दिस इज x1, y1, z1। इनको मैं अपने डिस्कशन में वन सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट बोलूंगा। First set of geometrical coordinate is here in which the ball is placed, that is x1, y1, z1. Other set of coordinate is here, जहां पर मेरा हाथ है, मेरी fingers हैं, and this can be taken as x2, y2, z2. जनरल फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि जब कोई बॉडी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में मूव करती है, the motion of a body from one set of coordinate to the other set of coordinate, this is called general motion. बॉडी का मूवमेंट ये एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पर जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड मोशन। अगर ये बॉडी को हम जमीन पर रख दें तो ऐसी कंडीशन पे ये वाली बॉडी केवल इस एक्स जेड प्लेन पर होगी। पीछे वाले एग्जांपल में बॉडी के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे थे, हम उसको मोशन इन 3 डायमेंशन बोलेंगे। एक्स जेड प्लेन पर बॉडी के वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और अगर बॉडी मूव करके यहां से यहां पर पहुंचेगी, यानी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट x1, 0, z1, 0 क्योंकि y एक्सिस 0 है, ये कितना हो गया x2, 0, z2। तो बेसिकली x1, z1 से x2, z2, if the body is moving, only 2 coordinates of the bodies are changing, and this is called motion in 2 dimension. अगर बॉडी को यहां पर रखा जाए और बॉडी का मूवमेंट केवल इस डायरेक्शन में किया जाए, तो इस बॉडी के ना वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होगा, ना जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होगा, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड मोशन इन 1 डायमेंशन। अपनी शुरुआत के डिस्कशन में हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन पर अपने डिस्कशन को कंसाइज करेंगे, सीमित रखेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बात करेंगे। When a body is moving such that all the 3 coordinates of the body are changing with time, the motion is called motion in 3 dimension. This is the most general motion available in the universe. When only 2 coordinates of the body are changing with time, the motion is called motion in 2 dimension. When only 1 coordinate of the body is changing with time, the motion is called motion in 1 dimension. Here in this section we are dealing with motion in 1 dimension only. मोशन इन 1 डायमेंशन को ढंग से समझने के लिए हमको बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर गौर करना होगा, और वो क्वांटिटीज हैं टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑफ कोर्स द 2 थिंग्स आर डिफरेंट, अभी आपको आगे समझ आएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आइए सबसे पहले वेरिएबल के तौर पर टाइम को सेट करते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में टाइम इज मोस्ट यूनिक एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल used in general motion.
इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझे ना, कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करेगी, लेकिन टाइम की वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। पर यह बात जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। फिजिक्स के अंदर, मोशन के अंदर टाइम की वैल्यू जीरो तब नहीं होती है जब बॉडी का मोशन शुरू होता है। टाइम की वैल्यू जीरो तब होती है, या टाइम की शुरुआत तब होती है जब ऑब्जर्वर बॉडी के मोशन को देखना शुरू करता है। एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात तुम लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। लेट अस सपोज क्लास के अंदर हम लोग खड़े, और जैसा मैंने आपसे बोला कि किसी भी मोशन के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होगी, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, तो आपने बोला दैट इज ओरिजिन। सो लेट अस सपोज आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर, ये देखिए यहां पर लिया, और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन का नाम दिया। ठीक है, ओरिजिन कितना लिखा गया, सो दैट इज x इज इक्वल टू 0। अगर सपोज आई एम द बॉडी व्हिच इज मूविंग, ठीक है, और हमने ये देखो यहां से ऐसे लिया, अगर सपोज आई एम स्टैंडिंग एट x इक्वल टू 0, मैं यहां पर x इक्वल टू 0 पे खड़ा हूं। ठीक है, अपनी बात को समझाने के लिए सारे बच्चों से मैंने बोला अपना सर नीचे झुका लीजिए। ठीक है, और जैसे मैं बोलूंगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वैसे ही सब लोग अपना सर ऊपर उठाएंगे। जैसे ही आप मोशन को देखना शुरू करेंगे, आपकी घड़ी शुरू हो जाएगी। हाँ, और जैसे ही घड़ी शुरू होगी तो आप मोशन के बारे में इक्वेशन जनरेट करना शुरू करेंगे। सारे लोगों ने मेरी बात मानी। ठीक है, सारे ने अपना सर झुका लिया, मैं इस जगह पर खड़ा हुआ और मैंने बोला योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और जैसे ही सबने अपना मुंह उठाया, उन्होंने मुझे x इक्वल टू 0 पर चलता हुआ पाया। सो दैट इज हियर, माय वेलोसिटी इज हियर, वो आगे की तरफ गई और मैं उनको मिला x इक्वल टू 0। तो इन सेट ऑफ स्टूडेंट, क्लास के अंदर जितने सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने नाम दिया। ठीक है, उनको मैंने क्या नाम दिया, मैंने उनको नाम दिया ऑब्जर्वर। हाँ, दैट इज ऑब्जर्वर नंबर 1। आराम से देखिएगा भाई साहब। ठीक है, ये देखिए, और इन ऑब्जर्वर्स के लिए क्या हुआ, इन्होंने जब बॉडी को पहली बार देखा t इज इक्वल टू 0, ठीक है, वो कितना आया, x इज इक्वल टू 0। एग्री। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बोला योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो एक लड़की की पेंसिल जमीन पर गिर गई। ठीक है, अब जिस लेवल पर आप लोग हैं, अभी आपकी सिंसियरिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, आपका पहला ध्यान पेंसिल उठाने पे रहता है। ठीक है, और वो लड़के ने टेबल के नीचे झुककर पेंसिल उठाई। ठीक है, और तब तक मैं आगे मूव कर चुका था, x इक्वल टू 0 से मूव करता हुआ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, मैं इस जगह पर पहुंच गया। लेट अस सपोज, ठीक है, मैं इस पॉइंट को डिफाइन करता हूं, दिस इज हियर x इक्वल टू 1 एंड दिस इज हियर x इक्वल टू 2, दिस इज माय x इक्वल टू 1 एंड दिस इज माय x इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ, और जो मूवमेंट था वो ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, माने मैं यहां पहुंच गया। ठीक है, पर उस लड़के ने जब मुझे पहली बार देखा, उसकी घड़ी तभी शुरू हुई। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वाली घड़ी स्पेशल घड़ी होती है। हाँ, इसमें 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बजता। ठीक है, इसमें t बराबर 0, जैसे ही आप मोशन के अंदर जाएंगे t बराबर 0, और जैसे आप मोशन को देखना छोड़ेंगे वहां पर आपकी घड़ी बंद हो जाएगी। हाँ, और उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द मोशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, अब वो बच्चा थोड़ी देर से देखा उसने, ठीक, लेकिन उसकी घड़ी तो तभी शुरू होगी जब उसने वो मोशन के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और उसने मुझे पाया कहां, x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, सो उस स्टूडेंट को मैं ऑब्जर्वर नंबर 2 लिख रहा हूं। हाँ, ऑब्जर्वर नंबर 2 का मैंने नाम दिया। ठीक है, हाँ, और उस ऑब्जर्वर के अनुसार क्या हुआ, when t is equals to 0, x is equals to +2। Look at the point। ठीक है, यानी पूरे मोशन के दरमियान आपको हमेशा इक्वेशंस के तौर पर चीजें मिलेंगी, और उस जगह पर t बराबर 0 लिखा होगा। तो मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है, पहली एडवाइस है कि t बराबर 0 पर x बराबर 2 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वर ने बॉडी को पहली बार देखा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोशन x इज इक्वल टू 2 से शुरू हुआ। हाँ, मोशन कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। तो ध्यान रखिएगा, टाइम की वैल्यू
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको थोड़ी देर पहले पता लग ही गया। एंड लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ टाइम, ये देखिए, ठीक है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये देखिए, ठीक है। इसको समझिएगा, सीखिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस डालेंगे। हाँ, ये क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा ऐसे ही आपको, जब भी कोई सवाल दूंगा, कोई डिस्कशन हो रहा होगा, मैं बोलूंगा x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और जब मैं पूरा ये बोलूंगा तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना ये है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। हाँ, वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है। हाँ, और इस तरीके से धीरे धीरे आप इक्वेशंस को जनरेट करना सीखेंगे। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि टाइम के बारे में थी। और ये मेरे लिहाज से, मेरी तरफ से वो पहली फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर मेरा डिस्कशन होगा एक और बड़ी बढ़िया चीज पर, बड़ी शानदार चीज पर, और तुम्हारे सामने उसे प्लेस करूंगा मैं। तो थोड़ा सा फर्क है लेकिन फिर भी देखना जरा। वन थिंग इज हियर दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या आया, एक चीज को लिख रहा हूं, डिस्टेंस। संभल के करना भैया, ठीक है। एंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी आई एम यूजिंग हियर, and this physical quantity is displacement। हाँ, ये देखिए physical quantity आई, इसका क्या नाम दिया गया, and that is called displacement। देखो, डेफिनेशन पर मत जाना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो तुमको कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये होता है, फलाना होता है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। हाँ, इतना जरूर है कि डिस्टेंस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, that is called total length of the path, ठीक है ना, covered by a body during a particular time interval, ठीक है ना। और यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ऐसा बोलते हैं दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड इन द मोशन ऑफ द बॉडी। एक जगह बॉडी अपने शुरुआत से आखिरी तक जहां पर पहुंची, उनको मिलाने का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 11th के स्कूली बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है। और इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको जेई का एक सवाल भी नहीं लगा पाएंगे, जो हमारी पहली प्रायोरिटी है। इसके लिए मैं आपको मोशन इन 2 डायमेंशन का इस्तेमाल करके यहां पर चीजों को बताता हूं, जरा मेरी बात समझिएगा। लेट सपोज हमने एक XY प्लेन लिया, लेट सपोज माय बॉडी इज XY प्लेन, ठीक है। और यहां से हमने इसको डिजाइन किया, ये देखिए, और ये हमने एक्सेस बनाई हमारी, ये देखिए, और इसको लिखा दैट इज एक्स एक्सेस, और यहां पे लिखा गया एंड दैट इज सेकंड एज वाई एक्सेस, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, तो लेट अस सपोज ये कोई रीजन था, यहां पर कोई एक मॉस्किटो, एक कीड़ा बैठा हुआ था, ठीक है, और उसने बोर्ड पर धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, ठीक है। अब ये बोर्ड पे मूव करना शुरू किया तो लेट सपोज उसका जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसे आया और यहाँ पर रुक गया, ये देखिए, ठीक है। हाँ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन आया और ये इसका फाइनल पोजीशन आया, तो ये इस कीड़े का, इस मॉस्किटो का मैंने पाथ जनरेट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब आपसे पूछा जाए भाई व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉस्किटो, तो आपको समझाया गया है क्या, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने बोला सर एक काम करिए, ठीक है, इस पॉइंट को आप ओ ले लीजिए, मैंने कहा ठीक है भैया ले लिया। इस पॉइंट को ए ले लीजिए, तो आपने बोला ये लिया, ठीक है। अब सर अगर आप ये जो लेंथ है, यहाँ से ये लेंथ है, ये मेजर कर लेंगे, इस जगह पर ये लेंथ मेजर कर लेंगे, ठीक है, हाँ, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठा कि ये मेजर कैसे करेंगे, अरे तुमने कहा सर बड़ी आसान बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला भैया क्या, अरे सर एक धागा ले आइए कहीं से, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, एक धागा ले आइए, ठीक है, नॉर्मल थ्रेड ले आइए कोई, ठीक है, उसको यहाँ पे रखिए, इसके ऊपर रखते चले जाइए, रखते चले जाइए, रखते चले जाइए, रखते चले जाइए, यहाँ पे पहुंचेंगे आप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, उस धागे को खोल लीजिएगा, ठीक है, और खोलने के बाद उसकी टोटल लेंथ मान लीजिएगा, जो लेंथ होगी उसका आंसर आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट,
ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड टोटल पाथ लेंथ। तो जो डिस्टेंस आया, ठीक है, ये क्या बोला गया? सो आपने बोला पहली बात तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बोला गया, हाँ दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसको बोलते कैसे? सो बोला गया टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। आइए इसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। यूजुअली डिस्प्लेसमेंट को दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बोला जाता है। कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, जो बोलते हैं वो ठीक बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको इस तरह से ना देखें। हम लोगों ने वेक्टर और किस लिए पढ़ रखा है? देखिए ये तुम्हारे सामने पॉइंट है, दैट इज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज ओ। सो मैं चाहूंगा कि यू राइट हियर 0,0, दैट इज हियर, जैसे वेक्टर में सिखाया गया। ठीक, यहां पे क्या हुआ? सो आपने ए पॉइंट लिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए एंड दैट इज x, y, ठीक है ना। अब मिलाने के तो मैं इसको ऐसे यहां से मिला सकता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये यहां से मूव किया और ये देखिए ये कुछ ऐसे करके आ गया, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। लेकिन एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स में जो जनरल डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, तो वो ऐसा लिखते हैं, इसको समझिएगा, इसको लिखते हैं नेट, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, और इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। ये देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू ये आता है, देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन, और इसके ऊपर वेक्टर लगाया गया माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और इसके ऊपर वेक्टर लगाया गया। सो दैट इज हियर, ठीक है। तो आइडिया इज हियर कि व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। तो अगर हम फाइनल पोजीशन को लिखेंगे, सो वी हैव टू गो दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ वेक्टर फॉर्म। हमको आई और जे इसीलिए सिखाया जाता है। एक्स डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? बोला आई। वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं? जे। ये वाला पॉइंट कितना है? 0,0। ये कितना है? x, y। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A, वी हैव टू ट्रेवल x यूनिट्स इन x डायरेक्शन एंड y यूनिट्स इन y डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट के वेक्टर क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? तो आपने बोला सर फाइनल पोजीशन वेक्टर हुआ हमारा xi प्लस yj, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना हुआ? सो बोला 0i प्लस ऑफ 0j, दैट इज देयर, ठीक है। और जब आपने फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करी तो क्या हुआ? सो आपने बोला you have to apply a minus sign out there, hardly makes any difference in this vector form, and that is xi plus of yj. So this particular thing is there, that is what we call the net displacement vector, that is O to A. और अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज में वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन को लेकर हम लोग इतना ज्यादा कंसर्न क्यों रहते हैं, ठीक है ना। सो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट। सो आपने लिखा दैट इज मॉडुलस ऑफ OA, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस ऑफ y स्क्वायर्ड, सो दैट इज हियर, ठीक है। एंड व्हाट इज द एंगल? सो दिस इज द एंगल हियर, दिस इज द एंगल हियर, and you call it here theta, and as far as angle is concerned, you write here tan theta, that is equals to, and the expression is y by x. ये देखिए that is there. You जब हम आपको स्पेसिफिक एंगल बताएंगे, ठीक है ना, और जब हम आपको यहां से यहां तक की मैग्नीट्यूड देंगे, तो आपको हम स्पष्ट तौर पर एक पॉइंट के ऊपर ले जा रहे होंगे, ठीक है ना। और उसी को मैं आपको इंजीनियरिंग के हिसाब से पढ़ाता हूं, जैसे मैंने पढ़ाई करी वैसे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल सेपरेशन बोल दिया जाता है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वेक्टर फॉर्म में ले इस पर्टिकुलर चीज को, दिस इज द मॉडुलस यहां से यहां तक एंड स्पेसिफिक एंगल, तो जब आप पहुंचेंगे तो इसी पॉइंट से पहुंचेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कैलकुलेशन हो वो ओरिजिन से ही हो। कई बार क्या होता है कि हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो हमारे सामने सिचुएशन कैसी बनती है, जरा इसको देख लीजिए। आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीजें आएंगी, उसके अनुसार मुझे आपको रेडी करना होगा। जरूरी नहीं है कि जो मॉस्किटो है हमेशा वो ओरिजिन से ही चले, एंड दैट इज x, y, and let us suppose this is here, यहां से चलना शुरू करा एंड द कोऑर्डिनेट्स आर दैट इज x1, y1, ठीक है, एंड दिस टाइम दिस इज द मोशन नाउ,
Look at the point. This is the motion of the mosquito and this particular point is there x2, y2. ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ पर बेटा ओरिजिन कहाँ है? तुमने कहा सर ओरिजिन ये है 0, 0 और ये पॉइंट कौन सा है? दैट इज ए। ये वाला पॉइंट कौन सा है? दैट इज बी। एंड दिस टाइम इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं? आपने बोला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सो दैट इज आइडिया, ठीक है ना? अब क्या हुआ? सो आपने बोला सर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ निकालने के लिए क्या करेंगे? तुमने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से आपने जैसा बताया था कि एक थ्रेड ले लिया जाएगा, थ्रेड को रखा जाएगा, इक्वेट किया जाएगा और खोला जाएगा, हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे। वो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं रही। फिर आपसे बोला गया कि माय डियर फ्रेंड, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? सो लुक एट द पॉइंट है, आप इसको यहाँ से ऐसे लोगे एंड यू जस्ट प्लेस आउट देयर इन द मिडिल। लुक एट द पॉइंट, दिस इज द वेक्टर। ये आपने यहाँ से डिजाइन किया, ये देखिए ये ऐसे आया। अब यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे, आराम से देखिएगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या लिखा जाएगा? x2i प्लस ऑफ y2j। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा? दैट इज फॉर पॉइंट नंबर ए, दैट इज x1i प्लस ऑफ y1j। ये देख लीजिए एंड देन यू गो फॉर द वेक्टर हियर एंड दिस वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी। हाँ, सो दिस वेक्टर इज ए बी। दिस इज कॉल्ड द जनरल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोला? जनरल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, फिर क्या हुआ? सो आपने बोला ये इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो निकल कर आएगा कम ऑन x2 माइनस ऑफ x1i प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1j। सो दैट इज हियर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? सो आपने बोला आप इसका मॉडुलस निकाल दोगे। मॉडुलस निकालोगे तो कितना आएगा? तो अब आपको समझ में आता होगा कि हम इसका यूज कैसे करने जा रहे हैं। जब तक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तब तक की बात कुछ और रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा हमको सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन ही थोड़ी ना पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, गो फॉर मोशन 2 डायमेंशन एज वेल, मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब जब जनरल काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो फिर सारी चीजें होंगी, फिर जेई के सवाल भी लगेंगे। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आपने, हाँ हम ये कह के कि आप अभी छोटे हो, ठीक, हम जेई के सवाल आपके सामने ना रखेंगे तो ठीक बात नहीं होगी। So that is here x2 minus x1i plus y2 minus y1j and this particular thing is taken as general displacement vector, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस डिस्कशन की मदद से हमने सीखा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम इसको कैरी करेंगे डेफिनेटली अपनी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा। ये ट्रैक बना हुआ है x=0, ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन पर ये बॉल मैंने रख दी। तुम्हारे हिसाब से राइट हैंड साइड पर जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव लिए गए हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी डिस्प्लेसमेंट हैं वो सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिए गए हैं। t बराबर 0 पर बॉडी x बराबर 0 पे है और बॉडी मूव करना शुरू करती है और यहां से मूव करना शुरू करती है। टाइम के बारे में मत सोचना, अभी केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर डिस्कशन करेंगे। एंड लेट्स सपोज बॉडी मूव करके यहां पर पहुंचेगी। आपसे बोला गया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? आंसर इज 3 मीटर। रॉन्ग, आंसर इज 3i। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0i, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i माइनस 0i, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 3। ऐसे बोला जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 मीटर्स, यानी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। इसके बाद बॉडी यहां से वापस लौटना शुरू करती है और करते 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 इस जगह पर आती है, ठीक है? अब आपसे बोला गया माने यहां से शुरू करेगी और ये लौट के यहां पर आ जाएगी, ठीक है? अब आपसे बोला गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर प्लस 1i, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0i, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस 1i, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 1। बट एज फॉर एज डिस्टेंस इज कंसर्न, आपने बोला सर यहां से पूरा गया तो 3 यूनिट, वापस लौट के आया 2 यूनिट, 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। केस नंबर 3, यहां से बॉडी मूव किया, यहां से 3 यूनिट आगे गया और लौटकर फिर वापस इस जगह पर आ गई, ठीक है ना? फाइनल पोजीशन वेक्टर 0i, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0i, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0i, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 0। मींस अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल लोकेशन वही निकल कर आती है तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। बट एज फॉर एज डिस्टेंस इज कंसर्न, आपने बोला सर 3 यूनिट आगे गई और 3 यूनिट पीछे आई, रिजल्ट इज 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। केस 4,
बॉडी ने यहीं से मोशन शुरू किया, ये इधर गया और ये जाने के बाद इस जगह पर आके रुक गया, ठीक है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर -2i, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0i, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर -2i -0i, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 विद अ माइनस साइन। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो खाली 2, पर डिस्टेंस निकाला जाएगा तो क्या हुआ? सो आपने बोला ये देखो यहां से गया 3 यूनिट, वापस आया 3 यूनिट, और ये कितना हुआ? दैट इज 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। अब इस पूरे डिस्कशन की मदद से तुम्हें कुछ कंक्लूजन निकालने हैं। ध्यान से इनको ऑब्जर्व कर लेना, एक से ज्यादा बार देख लेना, कुछ कंक्लूजन निकालने, और मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम्हारे कंक्लूजन मेरे कंक्लूजन से मैच करते हैं या नहीं। हेलो हेलो हो, अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा उनके जो कंक्लूजन्स होंगे, बुक में उन्हें रूल्स कहा जाता है। मैं चाहूंगा हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही साबित हों। एंड माय ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस may be equal to the magnitude of displacement। तुम्हारा भी ऐसा ही कुछ होगा। नंबर 2, the value of displacement may be positive, negative or 0, but the value of distance always comes out to be positive। Next one, once the motion is started, distance always keeps on increasing, whereas displacement may increase or decrease। And the last conclusion is the value of displacement is value of distance is always greater than or equal to the displacement, and these are the 4 important conclusions। यहां पर दूसरी सबसे बेहतर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटीज का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। और यहां से आपके लिए दोनों चीजें अलग अलग होंगी। जब तक आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं तब तक आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, यूजुअली तो हम लोग अपने डिस्कशन में बात वेलोसिटी की ही करेंगे। शुरुआती पार्ट में हम लोग स्पीड के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको कि मुझे आपको समझाना है, दैट इज स्पीड इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, स्पीड जो होती है वो कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, बट वेलोसिटी इज हियर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेलोसिटी भी आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, इसके नाम पर ही वेक्टर लगाया जाता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो दैट इज हियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ज्यादातर फिजिक्स में आगे यूज इसका होएगा, लेकिन अभी हम लोग अपने डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर पढ़ने के लिए आपको कैलकुलस का आइडिया होना जरूरी होगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तौर पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी वेलोसिटी पर जाऊंगा तो वेलोसिटी लिखा क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is a vector quantity divided by time. And what is net displacement vector? So बोलेगा final position vector minus of initial position vector divided by time। ठीक है ना। अब जैसे पीछे हम लोग अभी एप्लीकेशन कर रहे थे, सवाल लगा रहे थे, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम कोऑर्डिनेट x1 y1 to x2 y2, और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते समय आप i, j और k का जरूर इस्तेमाल करें। और वही चीज मैं आपको यहां पर कहूंगा कि जब आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम i और j के टर्म्स में चीजों को रिप्रेजेंट करें, चीजों को देखें, और धीरे धीरे हमारी हैबिट बढ़ जाएगी। अभी अपने डिस्कशन में हम लोग स्पीड को लेके काम करेंगे, एंड स्पीड को जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रॉब्लम्स की भाषा में हम लोग ऐसे एवरेज स्पीड भी बोलेंगे। And this particular average speed is always taken as the total distance divided by total time। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा
कि इस जगह पर कितने टाइप के केसेस पॉसिबल होते हैं, वो किन किन तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और फिर प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए उन चीजों को हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड को लेकर डिस्कशन करता हूं। एंड लेट सपोज कोई एक सेपरेशन लिया गया एंड आई एम टेकिंग द सेपरेशन ए टू बी। यहां से जैसे आप यूं समझ लें कि आपके घर से लेकर वर्क स्पेस के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को मैंने लिया और उसको कुछ अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए फॉर्मूला मत याद करिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। आपकी कोशिश हमेशा एक होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, और फॉर्मूला तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। सो लेट अस सपोज हमने एक सेपरेशन ली, आराम से देखिएगा, और इसके अंदर गहराई में जाएंगे तो फिर आपको कभी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। सो लेट अस सपोज ये हमने 2 पॉइंट्स लिए, और दिस पॉइंट इज हियर ए एंड दिस पॉइंट इज हियर बी। So we are dividing this particular thing into some unequal parts. So let us suppose मैंने यहां से एक सेपरेशन लिया, यहां से दूसरा सेपरेशन लिया, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। So let us suppose one body is here. यहां से इसकी सेपरेशन को मैंने लिया, that is taken as x1, यहां से यहां तक की सेपरेशन को लिया, that is taken as x2, और यहां से यहां तक की सेपरेशन को लिया, और कितना हो गया x3। ठीक है, लेट अस सपोज एक बॉडी ने वेलोसिटी, स्पीड, जो भी नाम दें अभी आप, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आप फ्री हैं कि कुछ भी कह दें, तो यहां से लेकर आगे बढ़े कि लेट अस सपोज द स्पीड ऑफ द बॉडी इज v1, दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर v2, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर, दैट इज v3, एंड इन द प्रोसेस द टाइम टेकन बाय द बॉडी इज हियर। यहां पर बॉडी ने टाइम लिया, दैट पर्टिकुलर टाइम इज हियर t1, this particular thing is here, that is taken as t2, and this particular thing is here, that is taken as t3. So we have 3 times as well. अच्छा, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम स्पीड के बारे में बात करेंगे, जिससे हम ऐसे लिखते हैं ना एवरेज स्पीड, ठीक है, तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में लिखा तो एक ही चीज जाएगी, वो क्या? आपने बोला दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लिखा तो ये ही जाएगा। अब यहां पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए पहले मैं आप लोगों से ये रिलेशनशिप को सेट करने के लिए बोलता हूं, और प्रिंसिपल आपका ही लगेगा, वही वाला जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपसे पूछा जाए भाई यहां पर क्या सिचुएशन आई, तो आपका जवाब है दैट इज x1 इज इक्वल्स टू एंड द रिजल्ट इज v1 t1, और यहां से t1 का वैल्यू निकला, कितना हो गया? सो दैट इज x1 अपॉन v1। आराम से देखिएगा, हम लोग प्रॉब्लम्स में जाएंगे। दूसरा सेट हमने सेट किया और इस पे लिखा क्या? x2 इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो गया? सो दैट इज v2 t2, और यहां पर t2 की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो कितना आएगा? सो दैट इज x2 अपॉन v2, दैट इज ए। हम तीसरा सेट सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? सो दैट इज x3 इज इक्वल्स टू v3 t3, एंड हियर वी हैव t3 is equals to, and the result is x3 upon v3. So that is the idea. ठीक है ना? हाँ, अब आपसे बोला जाए कि भाई अब एवरेज स्पीड निकालिए, तो देखिए कोई प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें आपको हो सकता है ये चीज और ये चीज गिवन हो, ठीक है, ये वाली चीज मिसिंग हो जाए, ये नहीं जी हो, ठीक है। हाँ, प्रोफेसर तो सवाल बदलेंगे, परमुटेशन तमाम सारे चेंज करेंगे, ठीक है। इट में भी पॉसिबल कई प्रॉब्लम्स ऐसे हो जिनमें ये वैल्यू दी हो, आपको ये वैल्यू दी हो, ये वाली वैल्यू दी हो, और ये वाली वैल्यू मिसिंग हो, ठीक है। मैं आपके सामने परमुटेशन ट्राई करता हूं, ठीक है। अब देखो हमने यहां पर क्या लिखा है? एवरेज स्पीड। हाँ, ये देखिए एवरेज स्पीड, एंड लेट अस सपोज इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x1 इज नॉट गिवन। तुमने कहा सर इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें परिवर्तन थोड़ी ना होगा, हम तो लिखेंगे वैसे ही। क्या? दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। हाँ, दिस इज हियर, ठीक है। अब हमको अगर x1 x2 की x3 की वैल्यू नहीं गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है, तो कोई बात नहीं, हम इस प्रिंसिपल के अनुसार इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ सामने क्या निकल कर आएगा? दैट इज सेकंड इज v1 t1 plus of this is v2 t2 plus of this is v3 t3, this is there, divided by this is t1 plus t2 plus t3, this is there। अब यहां पर मैंने प्रॉब्लम करते समय इसको केवल 3 पार्ट्स में बांटा है। जब आप थोड़े से बड़े लेवल की प्रॉब्लम पे जाओगे तो हो सकता है आप इसे n पार्ट्स में बांटो, n इक्वल और n अनइक्वल पार्ट्स।
तो उसमें डरना नहीं है, बस यही चीज थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, बस इसकी थोड़ी सी हैबिट डाल लीजिएगा, दैट इज VNTN डिवाइडेड बाय प्लस ऑफ एंड दैट इज अप टू TN, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द गेम एंड दिस व्हाट वी कॉल द एवरेज स्पीड। दूसरा पार्ट देखते हैं, तो आपने बोला ठीक है भाई दूसरे पार्ट में क्या हुआ, सो आपने बोला देखिए सर प्रिंसिपल तो वही लिखा जाएगा, सो एवरेज स्पीड that is equals to and the expression is there x1 plus x2 plus x3 divided by बेसिक चीज तो यही लिखी जाएगी and that is t1 plus t2 plus t3। ये देखिए इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला सर आप ही ने बोला है कि भाई t2 की वैल्यू नहीं गिवन है, t1 की वैल्यू और t3 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो क्या करें, तो आपने बोला सर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, t1 t2 t3 इनकी वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू, लुक एट द पॉइंट हियर, x1 plus x2 plus x3, ठीक है, तो रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, आपने कहा सर t1 की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x1 प्लस ऑफ दैट इज x2 प्लस ऑफ दैट इज x3, ठीक है, divided by t1 plus t2 plus t3 that is a x1 upon v1 plus of x2 upon v2 plus of x3 upon v3, so that is a, ये क्या निकल के आएगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। और अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा, तो आपने बोला सर कुछ नहीं होगा, ये आगे बढ़ जाएगा यहाँ से, दैट इज अप टू xn प्लस ऑफ, ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और ये कितना हो जाएगा xn divided by and this particular thing is here, that second is Vn। केसेस यूजुअली बनते हैं जब हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे, ठीक, देखते हैं प्रॉब्लम्स पर इन चीजों को कैसे लगाया जाता है। तो प्रॉब्लम आपके सामने है, दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर असाइनमेंट, और देखिएगा जरा इस किस्म के सवाल मोशन से एसोसिएटेड रहते हैं तो ये अक्सर आपके सामने पूछे जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को देखिएगा ज़रा। और ये मैंने यहाँ पर ये फ्रेम सेट किया, यहाँ से इसको ओरिजिन, लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कल, और ये मैंने यहाँ से ओरिजिन डिज़ाइन किया। हमेशा मैंने आपको बोला है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम किया जाएगा। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। So I can write here A, this is B, this is C and this is D. So distance के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी। A particle is moving, radius capital R. Calculate the distance traveled by the body from A to B. So it's a very easy question. कि सारे लोगों को मालूम है कि अगर रेडियस इसकी कैपिटल R है तो ये पूरा सर्किल लगाने में, पूरा सर्किल मूव करने में, ये 2 पाई R, ये कितना होता है, आपने बोला दिस इज द सर्कमफरेंस, ये देखिए 2 पाई R, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो यहाँ से चलेगा और पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट इज 2 पाई R by 4, इसके बाद यहाँ से गया 2 पाई R by 2, इसके बाद यहाँ से गया 3 by 4 ऑफ 2 पाई R, और फिर यहाँ से गया दैट इज कंप्लीट 2 पाई R। सो वेरी इजी गेम। मैं आपका ध्यान आकर्षित यहाँ पर करना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ईच केस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ऐसी कंडीशन पर आपको सारी की सारी प्रक्रिया से वैसे ही गुजरना पड़ेगा, दैट इज 0, 0। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज r, 0, ठीक। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज 0, r, ये देखिएगा, ठीक है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर -r, 0 एंड दिस इज द पॉइंट हियर एंड दिस पॉइंट इज 0, -r, ठीक है। तो आसान है, आप सीख लीजिएगा इसको। एक दो एक्सरसाइज मैं कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें आप करेंगे। मिसाल के तौर पर हमको जाना है कहाँ से कहाँ तक, सर A to B, डिस्प्लेसमेंट A to B, ठीक है। इसको करने का तरीका देख लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने पहले बोला, इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है ना। सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज द लोकेशन ऑफ A, इसको क्या लिखेंगे, सो आपने लिखा इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज ri प्लस ऑफ 0j, लुक एट द पॉइंट, ठीक है। एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर दैट इज द लोकेशन ऑफ B, that is here, and this particular thing is here called 0i plus of rj, ठीक है।
हाँ, इसके बाद अब कैलकुलेट करते हैं। लोग बाग बोलते हैं वेक्टर, जिनको समझाया जाता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल सेपरेशन है, वो इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर लिखेंगे r, फिर लिखेंगे ये r, और यहाँ पे लिखेंगे r/√2। ये एक गलत टेक्निक होती है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस टेक्निक का यूज बिल्कुल नहीं करिएगा, आप केवल इसी पे जाइएगा। सेपरेट करेंगे एंड फॉर द वेक्टर a to b, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, ठीक, और द रिजल्ट इज हियर माइनस ऑफ ri प्लस ऑफ rj। सो लुक एट द पॉइंट हियर, ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ ab दैट इज इक्वल्स टू द एक्सप्रेशन इज अंडर रूट ऑफ दिस इज हियर plus of r square, and when you solve this result comes out to be r/√2। Agreed? अब देखिए, जो टेक्निकली काम करते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर दोबारा फ्रेम बनाइए, तो आपने कहा ये फ्रेम बनाया, देखिए छोटा सा फ्रेम बनाया, बोले ठीक बात। मैं आपसे कहूँ ये कौन सी एक्सेस है, बोला y, ये कौन सी एक्सेस है, बोला x। मैंने बोला यार ये वाला वेक्टर चाहिए मुझे माइनस आर आई प्लस आर जे, सो आपने बोला माइनस आर आई प्लस आर जे, एंड दिस इज द वेक्टर। हाँ, सो लुक एट द पॉइंट, ये वेक्टर वही आएगा। हाँ, यही वेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, वो वेक्टर ये निकल कर आएगा। हाँ, लेकिन आपको देखना इसको इस तरह से पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप विक्टोरली चीजों को देखेंगे तो आप एक्चुअली इंजीनियरिंग की तरफ जा पाएंगे। खाली मैग्नीट्यूड, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस के लिए क्यों आपको इतना मना करता हूँ, ठीक है। फ्रॉम ए टू सी, दैट फ्रॉम ए टू डी, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम हियर। ए टू सी ये निकालना है तो क्या होगा, आपने बोला फिर से लिखूंगा मैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ आर आई प्लस ऑफ 0j इनिशियल पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू आर आई प्लस ऑफ 0j। फिर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सो वी कैन हैव दिस वैल्यू ए सी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2r i प्लस ऑफ, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर 0j, ठीक है। ये काम आप डी के लिए भी कर सकते हैं, और जैसे आप इसको करेंगे यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस थिंग, ठीक। ध्यान रखिएगा, इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन आएगा, ये बॉडी मूव करके इस जगह पर आ जाएगी, तो जाहिर तौर पर इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट सेम होंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट 0i प्लस 0j, 0 मत बोलना, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0i plus 0j, and उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, you'll find the answer, and that is fantastic question here, question number 1. Now this is question number 2, and the question is, a car travels a distance A to B at a speed 40 kilometers per hour and returns to A at a speed of 30 kilometers per hour. What is the average speed for the whole journey, and what is the average velocity? यहाँ पर जो बात देखने की है, पहले A to B, ये देखिए यहाँ से आपने जनरेट किया, ये देखिए एक रास्ता इधर से, ये देखिए, और ये पॉइंट लोकेट किया गया, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। यहाँ पर से एक कार ने चलना शुरू किया, सो लेट्स सपोज हमने यहाँ से लुक एट द पॉइंट, ये कार की फॉरवर्ड जर्नी है, और ये देखिए ये कार की बैकवर्ड जर्नी है, वापस लौटेगी, ठीक है। जाने की स्पीड कितनी दी है कार की, सो दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर, दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर 40 किलोमीटर्स पर आवर, एंड लौटने की स्पीड कितनी दी है, दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, गेट द पॉइंट, ठीक है। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी को लेकर तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होंगे। आपने कहा हाँ सर, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इसका ओरिजिन मान लिया गया। देखिए बस ये सब चीजें आप अपनी पढ़ाई में इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, तो आगे मैं आपको जेई के प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। सो दिस इज द इनिशियल कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0, बजाय ये कहने के कि यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन x है, आप ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बोलेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर b द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर x इज इक्वल्स टू x, यानी x से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे रखूं तो वो देखिए सेम सेंस जनरेट करेगा, लेकिन फिर वही वाली बात है, आपको बार बार ये सोचना होगा कि आप किस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं।
और वहां पर जैसे नियम कानून है वही नियम कानून आपको चलाने पड़ेंगे। सो दिस स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से यहाँ तक आया चलेगा। अब जो हम लोगों ने अभी पढ़ाई करी थी थोड़ी देर पहले तो क्या बोला था, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई कोई बॉडी है अगर मूव कर रही है किसी जगह से तो उसके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 1 एक्स, नंबर 2 वेलोसिटी एंड नंबर 3 टाइम, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या हुई, तो आपने बोला सर हमको निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड, तो बोला गया एवरेज स्पीड कितनी हुई, तो आपने बोला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, हाँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर ये चीज गिवन नहीं है डिस्टेंस, तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, टाइम भी गिवन नहीं है, आपने कहा सर कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x को एज्यूम करना होगा कि एज्यूम दैट फ्रॉम a टू b द डिस्प्लेसमेंट इज x, ठीक है। अब हमको ये बताओ बेटा, अगर ये डिस्टेंस है और ये वेलोसिटी है तो इधर से इधर आने वाली जर्नी में t1 कितना टाइम लगा, सो दैट इज x अपॉन 40, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर्स में है, आराम से देखिएगा, और ये देखिए कितने में है, किलोमीटर्स पर आवर, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जब ये कैंसिल होगा और ये ऊपर जाएगा तो टाइम आएगा x अपॉन 40 एंड दैट पर्टिकुलर थिंग आवर्स, ठीक है। अब ये बताओ भाई यहाँ से यहाँ तक लौटने में कितना टाइम लगेगा, आपने कहा सर लौटने में टाइम लगेगा t2 दैट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर्स पर आवर। ये देखिए, हाँ, ये x डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज इन किलोमीटर्स, सो वी हैव द dimension of time correct, x upon 40 and this particular thing is hours, agreed। now हम यहाँ पर जाएंगे and average speed निकालने के लिए, तो हमने लिखा that is average speed that is equals to कितना हो गया, total distance। अब आपने देखिए जो assume किया था x जाने का, x लौट कर आने का, divided by total time that is x upon 40 plus of x upon 30, look at the point, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ऊपर क्या है, आपने बोला किलोमीटर्स है, नीचे क्या है, आपने बोला आर है, यानी जो भी आपका आंसर, ये जो चीज है किसमें है, आपने बोला दिस इज इन किलोमीटर्स, ये जो चीज है किसमें है, बोला दिस इज इन आवर्स। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग, वेरी इजी टू सॉल्व, यहाँ से आप x कॉमन लोगे, 2x ऊपर आएगा, यहाँ से x कॉमन लोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 2 ऊपर बचा डिवाइडेड बाई 1/40 प्लस ऑफ 1/30, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इजी गेम, एंड दिस इज किलोमीटर्स पर आवर, सो दैट इज इट। ध्यान रखिएगा, अभी आपको पढ़ाई के दरमियान कुछ फॉर्मुलेशन बताए गए, मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ट्वाइस v1 v2 बताया ना, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला का इस्तेमाल मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। फॉर्मूला आज याद करोगे कल गायब हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा बना रहेगा। हाँ, इस पर्टिकुलर चीज को पॉज करके आप इत्मीनान से देख सकते हैं। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A car is moving along a straight line OP. It moves from O to P in 18 seconds. So this is the question. और आपको निकालना है the average velocity and average speed of the car in going from point O to P and from point O to P back to Q. So this is a small frame what I am doing for you. इसको थोड़ा सा देखिएगा तो आपको सारी चीज बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए हमने सबसे पहले एक फ्रेम बनाया, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आया, और ये देखिए ये हमने एक फ्रेम बनाया, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट को नाम कितना दिया गया, सो दिस पॉइंट इज हियर, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज P, ठीक है। अब ये दूरी जो है ये टोटल कितनी है, सो आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन हमको दी गई है, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। पहले तो इसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और ये सेपरेशन कितनी दी गई है, दैट सेकंड इज 360 मीटर्स, दिस इज द सेपरेशन गिवन 360 मीटर्स, ठीक है। और बोला गया 18 सेकेंड्स में अ कार स्टार्ट्स मूविंग, यहाँ से मूव किया, ठीक है, कार ने यहाँ से मूव किया, और ये देखिए एंड दैट इज मूविंग, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, सो दैट इज सेकंड एज 18 सेकेंड्स, ठीक है। सो फॉर द जर्नी, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, हाँ, फॉर द जर्नी O to P, फॉर द जर्नी O to P, ठीक है। अब देखो यहाँ से बॉडी मूव करी
और यहाँ तक गई, तो जैसा मैंने आपको सिखाया अभी, क्या सिखाया आपने कहा नहीं नहीं सर याद है, धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस डाल लूंगा इसकी। ये हमारा ओरिजिन है and that particular origin is x is equals to 0, ठीक है। और यहाँ से मूव करके हम लोग इस जगह तक आए हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक एरो भी लगा देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि भाई इस जगह पर एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो पहले हमने कैलकुलेट किया किसके लिए, सो बोला एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज 360 मीटर्स, ठीक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम एंड दैट इज 18 सेकेंड्स, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग एंड द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। नाउ अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी बात करी है, ठीक है ना। और अब आप देख सकते हैं कि O से P बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में गई है एक सीधी रेखा में गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलूं, लुक एट द पॉइंट, जैसा अभी आपको सिखाया, ठीक, तो ये कितना होगा, सो दैट इज x इज इक्वल्स टू 360 मीटर्स, ये देखिए, ठीक। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी एवरेज, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जो यहाँ पर डिस्टेंस है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा एंड दैट इज 360 मीटर्स डिवाइडेड बाय दैट इज 18 सेकेंड्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का, द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी टेक्निकली मुझे लिखना चाहिए 360i माइनस ऑफ 0i, ठीक है ना मैं लिख ही देता हूं उसको, that is 360i minus of 0i divided by and that second as 18 seconds, ठीक है। और खाली मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो ये होगा कितना, 360 divided by 18, and when you solve this thing the result comes out to be 20 meters per second, ठीक है। So under this condition what will happen, so आपने बोला under this condition my dear friends this is here the average speed, they comes out to be the same, but इसके बाद क्या हुआ, तो बोला गाड़ी कार ने यहां से मुड़ा अपने आप को, ये देखिए यहां से मुड़ा, ठीक है, और मुड़ने के बाद वो किसी पॉइंट पर पहुंची एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज हियर दैट इज P, ठीक है। और वो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है, ठीक है, वो कितना है, सो आपने बोला दैट इज 120 मीटर्स, ये देखिए, ठीक है, 120 मीटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम गिवन इसका जो टाइम टेकन है वो कितना है, सो आपने बोला टाइम टेकन इज 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक। तो यहाँ पर आपने लिखा दैट इज 6 सेकेंड्स एज वेल, गेट द पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अब फिर से तुम चेक करना उसी पर्टिकुलर चीज को जिसके लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। आपने कहा नहीं नहीं सर बात समझ में आ रही मुझे आपकी, ये देखिए, तो लुक एट द पॉइंट, नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सो दिस इज हियर, ये यहाँ से गया और यहाँ से घूम के यहाँ पर आया। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना होगा, 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा, सो आपने बोला यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड्स और यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड्स, कितना हुआ, दैट सेकेंड इज 24 सेकेंड्स, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, सो आपने इसको डिजाइन किया 480 डिवाइडेड बाय 20 एंड दैट इज हियर स्टिल 20 मीटर्स पर सेकेंड, this is what the average speed, ये देखिए average speed of the car, but what about the velocity, velocity के बारे में क्या होगा, ठीक है। तो जब इसका नंबर आया तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ से यहाँ तक 360, यहाँ से यहाँ तक 120, तो इसकी लोकेशन क्या होगी, सो x is equals to 240 मीटर्स, बोलिए होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ फिर से ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज, और लिखने का तरीका क्या है, इसके ऊपर एक वेक्टर लगाओगे, ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, टाइम कितना हुआ, दैट इज सेकंड इज 24 सेकेंड्स, ठीक है। एंड व्हेन यू गो फॉर द मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इट, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 240 divided by 24 and the answer comes out to be 10 meters per second. Look at the point. So this is what we call the average speed and this is what we call average velocity. ठीक है, अब क्या होगा, अब जो conclusion है यहाँ पर, ठीक है ना,
हाँ, उसको देखिएगा। अब ये बॉडी अगर लगातार पीछे की तरफ चलती जाएगी तो क्या होगा, लगातार ये इधर की तरफ चलते 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 ओरिजिन की तरफ जाएगी तो क्या होगा। अब ये सवाल है, खाली आंसर मत निकालिएगा, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। तो क्या होगा, आपने सर कुछ नहीं, यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है, और अगर ये इस जगह से इस जगह तक जाएगा तो ये सेपरेशन लगातार कम होता जाएगा, ठीक है, और डेफिनेटली टाइम बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहले के मुकाबले छोटी चीजें आती जाएंगी और इस जगह पर पहले के मुकाबले ज्यादा चीजें आती जाएंगी, क्योंकि टाइम बड़ा होता जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपने कहा सर ये आंसर छोटा होता जाएगा, ये आंसर लगातार छोटा होता जाएगा, और फिर क्या हुआ, चलते 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 जब ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर आएगा तो फिर आपने बोला फिर जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, टाइम नीचे चाहे कितना भी हो, बॉडी की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, दैट कम्स आउट टू बी जीरो। सो द स्पीड एंड वेलोसिटी का रिलेशन मैग्नीट्यूड वाइज जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम जिसमें कि एक बॉडी के मूवमेंट को अलग अलग पार्ट्स पे बांट के पूछा गया है, और इसीलिए सवाल करते समय, प्रॉब्लम करते समय मैं भी उसे अलग अलग पार्ट पे ही जाऊंगा। आपसे पहले पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड 0 to 30 minutes। सो द टाइम ड्यूरेशन हियर, सो द टाइम ड्यूरेशन t जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो है 0 to 30 minutes। ठीक, स्टार्ट की x को टू 0 से रफ्तार है 6 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला सर सेपरेशन दी गई है और वेलोसिटी दी गई है, तो जाहिर तौर पर टाइम निकाला जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन पे आपने सिंपल प्रिंसिपल लगाया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट विल गिव यू t इज इक्वल्स टू x अपॉन v। ठीक है, हाँ बस थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, x की जगह क्या लिखूंगा मैं, दैट इज 3 किलोमीटर्स। ठीक, वेलोसिटी की जगह क्या लिखूंगा, 6 kilometers per hour। Get the point? So this and this gone. If you solve this thing, that is 1/2 hours. 1/2 hours, that is t. That is equals to 30 minutes. तो ऐसे में क्या हुआ, तुमने बोला अच्छा सर 0 to 30 minutes का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए पूछा गया। Let us suppose this point is O and this point is A। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने कहा सर जैसा पीछे सवाल में था अभी वैसे यहाँ पर हुआ, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मोशन कहीं से ब्रेक नहीं हुआ, एंड द बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी हियर 6 किलोमीटर्स पर आवर। अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, आपने बोला सर यहाँ से यहाँ पर जाएगा 0 से 30 मिनट्स के अंडर में, जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर्स पर आवर, और जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी कितनी की होगी, 6 किलोमीटर्स पर आवर मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर हम लोग जैसे वेक्टर से सीख रहे हैं तो कितना होगा, दैट 6i + 0j। एग्रीड। नाउ अगला पॉइंट पूछा गया, तो z इज t इक्वल टू 0 to 50 मिनट्स। इसको भी देखो जरा, ठीक है, कितना है भैया, t इज इक्वल्स टू 0 to 50। ये देखिए 50 मिनट्स, टोटल इतने ड्यूरेशन के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर, जरा देखो भाई लौटा कैसे, तो लौटने की स्पीड उस आदमी की ज्यादा रही। जब ये व्यक्ति यहाँ से वापस लौटा तो जो इसकी स्पीड है वो इसके मुकाबले ज्यादा रही, लौटने की स्पीड। ये देख लीजिए, एंड द मैन इज मूविंग बैक एंड दिस स्पीड इज 9 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक, अब जब इतना हुआ तो तुमने कहा ठीक है सर, ये कैलकुलेट करेंगे पहले हम लोग कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक टोटल आने में इसे कितना टाइम लगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के ड्यूरेशन में भी इसका मोशन ब्रेक नहीं हुआ। एग्रीड। हाँ, तो क्या हुआ भाई, तो आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो फिर से यहाँ पे लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू, हाँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हुआ, डिस्टेंस दैट इज सेकंड इज 9 किलोमीटर पर आवर, पूरा लिखिएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये माफी चाहूंगा, दिस इज 3 किलोमीटर्स, दिस इज 3 किलोमीटर्स एंड दिस इज 3 किलोमीटर्स एंड दिस इज 9 kilometers per hour। And when you solve this thing, जैसे आपको सिखाया गया, that is 1/3 hours, और जब आपने इसको मिनट्स में कंप्लीट किया तो कितना हुआ, so that is second as 20 minutes। तुमने कहा अरे भाई वाह, यानी 0 से लेके 50 मिनट पे तो ये बॉडी यहाँ से चली, यहाँ से वापस लौटी, और वापस आने के बाद फिर से इसी जगह पर पहुंच गई। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0।
ठीक है ना। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो जैसे मैंने पहले बताया था कि नीचे टाइम की कोई भी वैल्यू आए, द आंसर कम्स आउट टू बी 0, सो द एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। बट व्हाट अबाउट द एवरेज स्पीड? आपने बोला सर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज स्पीड के लिए यही होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर जाना प्लस 3 किलोमीटर आना डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जाने का टाइम कितना था, दैट इज 1/2 आवर्स, लुक एट द पॉइंट, ठीक है, और 3 आवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ, ये कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, दैट इज किलोमीटर्स पर आवर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 50 मिनट्स। 0 से 50 मिनट के बीच की एवरेज स्पीड क्या है वो आपके सामने यहां पर है, ठीक। चलिए आते हैं इस सवाल के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पर। और जब भी आपके टेस्ट पेपर में सवाल आएगा या कभी जेई में सवाल आएगा तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले 2 पार्ट्स नहीं आएंगे और इसी के बारे में डिस्कशन होगा, दैट इज 0 to 40 मिनट्स। तो अब देखिए पीछे के जो आंसर्स निकल कर आए हैं उन आंसर्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। और जब उनका यूज हो जाएगा तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे बनता है। आपने बोला ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगा था, आपने बोला सर 30 मिनट्स कैलकुलेशन निकाला था, ठीक बात। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगा था, सो आपने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने निकाला था, दैट इज 20 मिनट्स, एग्रीड। अब आपसे पूछा गया है 40 मिनट्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज 30 मिनट्स प्लस ऑफ 10 मिनट्स, दैट इज इट, ठीक। फिर क्या हुआ, तुमने कहा नहीं सर आपकी बात समझ गया कि 30 यानी यहां से लेकर यहां तक का मोशन तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब यहां से मुड़ेगा तो मुड़ने के बाद हमको देखना होगा कि क्या सिचुएशन आएगी। जाहिर तौर पर अगर ये 20 मिनट्स में 3 किलोमीटर्स की दूरी ट्रेवल करता है तो जाहिर तौर पर 10 मिनट्स के अंदर क्या होगा, हमने कहा सर मैं समझ गया, यहाँ से यहाँ तक की जो सेपरेशन निकालेंगे डेफिनेटली 10 मिनट्स वो आधी होगी, एंड दैट इज 1.5 किलोमीटर्स। देन तो अब क्या हुआ भाई फिर, तो आपने बोला कि देखिए सर टोटल डिस्टेंस जब आप स्पीड निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का नंबर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गया 3 प्लस 1.5, दैट इज इट, डिवाइडेड बाय, दिस इज इन किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय 40 मिनट्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 30 मिनट्स और यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट्स। आपने कहा नहीं सर 40 मिनट्स को मैं आवर्स में चेंज करूंगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 40/60 एंड दैट इज इन आवर्स। सो दिस इज आइडिया, ठीक है ना। ये क्या निकल के आएगा स्पीड, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आया, तो बोला वेलोसिटी एवरेज। तो वेलोसिटी एवरेज के अंदर क्या होता है, तो आपने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कहते हो तुमने सर वो तो इतना ही हुआ, ये देखिए। और फिर से जैसे पीछे सवाल में था वो चीजें रिपीट कर कर यहाँ पर आए। मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1.5 किलोमीटर्स, लिख सकते हैं 1.5i माइनस ऑफ 0i डिवाइडेड बाय द टाइम, so 1.5 kilometers, that is here, divided by the total time 40/60 and that is in hours. So this is the problem। 0 से 40 मिनट्स वाले केस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। Now here is question number 5. A car travels along a straight line with a speed 40 kilometers per hour from A to B, return back B to A with a speed 60 kilometers per hour. Find the average speed and average velocity of the car. अब देखिए सवाल धीरे धीरे रिपीट होना शुरू हो गए। आपने कहा ठीक है सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं दी है हमको, तो हम इसे x मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक आना x और जाना x। जाने के लिए रफ्तार कितनी दी गई है, सो दैट इज टेकन एज 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आपने अपने आप से कैलकुलेट करी, दैट इज t1। t1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ x/40। लौट रही है कितने से, सो आपने बोला लौट रही है 60 किलोमीटर्स पर आवर से, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से आपने टाइम निकाला तो कितना हुआ, दैट इज x/60। सो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी की चिंता करनी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी उसी जगह पर पहुंच गई। नेट डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0, एवरेज वेलोसिटी 0।
एज फार एज एवरेज स्पीड इज कंसर्न तो क्या होगा? सो आपका जवाब है टोटल सेपरेशन x जाने का, x लौट कर आने का, डिवाइडेड बाय द टाइम, दैट इज x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60. ठीक, एंड देन यू सॉल्व एंड फाइंड द सॉल्यूशन. सो दिस इज अ रिपीटेड प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी. Now move to the question number next, and the question is: a car travels along a straight line for first half time with the speed of 40 kilometers per hour, and the second half time with the speed of 60 kilometers per hour. तो आपकी दफा क्या हुआ? आपने बोला टाइम को दो पार्ट्स में बांट लिया गया. तो आपने बोला ठीक है सर, लेट सपोज हाफ टाइम है, माने टाइम, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक का टाइम टोटल कितना लिया गया? t. ये कितना हो गया? t/2. और ये वाला हाफ टाइम कितना हुआ? t/2. यहाँ से इस ड्यूरेशन में जब कार चलेगी तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? दैट इज 40 किलोमीटर्स पर आवर. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड सेकेंड हाफ इज 60 किलोमीटर्स पर आवर, सो दैट वी मूव 60 किलोमीटर्स पर आवर. यू गेट द पॉइंट? ठीक है. हाँ, फाइंड द मीन स्पीड ऑफ द कार. एवरेज स्पीड पूछी गई है कार की, एवरेज वेलोसिटी भी पूछी जाती तो कहीं से मुड़ी तुड़ी तो है नहीं. ठीक है, तो वो रिजल्ट वैसा ही आता. अब यहाँ पर क्या मिसिंग है? तुमने कहा मैं समझ गया सर, x1 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, दैट इज x1 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाई t/2, और x2 की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाई t/2. ठीक है, दैट इज इट. ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सो आपने बोला टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पूछी गई है हमसे. ठीक है, तो टोटल सेपरेशन कितना होगा? दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई t/2 plus of 60 multiplied by t/2 divided by the total time duration, and this time duration is t. So अब आपको सवाल आसान लगने, एक्चुअली आसान होते ही हैं. अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है. ये मेरा एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे आपको भी हो जाएगा. Now this is question number 7, regulation problem. 3 parts में डिवाइड है, and the problem is a car traveled the first third of a distance x at a speed 10 kilometers per hour, the second third at a speed of 20 kilometers per hour, and last third at a speed of 60 kilometers per hour. Determine the average speed of the car over the entire distance x. क्या हुआ? आपने सर नाउ इजी वन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. यहाँ पर से x को टू 0 से ये कितना है? x इज इक्वल टू x. 3 पार्ट्स में डिवाइड, x/3 x/3 x/3. ठीक है, आपने बोला सर हमको केवल टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए क्या होगा? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लुक एट द पॉइंट, टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन v. ठीक, अब यहाँ से आप टाइम निकालोगे t1 तो रिजल्ट कितना आएगा? सो आपने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड x/3 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है, t2 निकालोगे तो कितना आएगा? सो आपने x/3 डिवाइडेड बाई 20. ठीक है, और t3 निकालोगे तो कितना आएगा? सो जवाब आया x/3, जवाब आया x/3 डिवाइडेड बाई 60. ठीक है, और जब आप टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा? सो आपने बोला इजी गोइंग. नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल सेपरेशन कितना आया? तो टोटल सेपरेशन इज x डिवाइडेड बाई x/3 प्लस 10 प्लस ऑफ x/3 बाई 20 प्लस ऑफ x/3 बाई 60, and with the help of this you can easily find the solution. Now moving to the question number 8. A table clock has a minute hand 4 centimeter long. Well, and find the average velocity of the tip of the minute hand between 6 a.m. to 6:30 a.m. and next one is 6 a.m. to 6:30 p.m. ठीक है, देखो जरा इसको. एज्यूमिंग कि ये हमने एक क्लॉक बनाया, ठीक है, और केवल मिनट हैंड के बारे में बात किया जा रहा है. ये देखिए, and we have another clock here. Look at the point. ये देखिए, और सबको मालूम है भाई कि 6 बजेगा इस जगह पर. ठीक है, ये देखिए. ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए, ये मैंने इस पर कुछ निशान बना दिए. ठीक है, ऑफ कोर्स जो छोटी वाली आवर्स हैंड होगा वो यहाँ होगा. ठीक, और ये आपका मिनट हैंड होगा. ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर से. ठीक है, और इस वक्त आपकी घड़ी में कितना बजा? सो आपने बोला 6 AM सपोज.
6 AM. This is the initial condition. यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखिएगा, आप अब लीनियर काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम लगा रहे हैं, तुमने कहा सर मैं समझ गया, फिर से आप ओरिजिन इन सब के बारे में बातें करने लगोगे। मैंने कहा हाँ यार वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, और जो सेंटर है इसको हम ओरिजिन मानेंगे। सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ये देख लीजिए, और यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ये देखिए, दिस इज द सेम सिचुएशन। ठीक है, अब क्या होगा भाई, घड़ी की सुई घूमना शुरू करेगा, मिनट्स हैंड, और टक 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 मूव करते इस जगह पर आ जाएगा। आवर्स हैंड को अब गोली मारो, ये पहुंचा हमारा कौन सा, बोला मिनट्स हैंड, ये देखिए यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, दैट इज इट। ठीक, तो आपसे सवाल के अंदर पूछा गया कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, नॉट स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तुमने कहा वेल मैं समझ गया सर, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज 0,0, बिल्कुल तरीके से। ये कितना है, बोलो 4 सेंटीमीटर, तो हो गया 4,0। ठीक है, ये वाला कितना हो गया 0,4, ये कितना हो गया -4,0, और ये कितना हो गया, सो आपने बोला 0,-4। सो लुक एट द पॉइंट। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, ध्यान रखिएगा। 6 AM से गाड़ी चली और कहाँ तक चली, तो आपने बोला 6:30 AM। हाँ, ये देखिए 6:30 AM माने हाफ एन आवर। ठीक, तो यहाँ पर आपने एक टाइम ड्यूरेशन निकाला डेल्टा टी, दैट इज हाफ एन आवर, यू कैन कॉल इट 30 मिनट्स, और दिस इज हाफ एन आवर। ओह, व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का नंबर है तो क्या हुआ, तो आपने बोला यहाँ पर फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिखूं, 0i माइनस ऑफ 4j इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हाँ, ये देखिए क्या लिखूं, बोला 0i प्लस ऑफ 4j। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माने फाइनल पोजीशन वेक्टर जो ये है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0i माइनस ऑफ 8j। लुक एट द पॉइंट। हाँ, और ये क्या होगा, आपने बोला सर ये है नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एग्रीड। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ठीक, तो आपने बोला दैट इज 0i माइनस ऑफ 8j, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, दैट इज हाफ एन आवर। ठीक, और ये आपके, अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। आप मैग्नीट्यूड निकालोगे 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 1/2। देखिए बुक्स के अंदर क्या दिया है, द डिफरेंट स्टोरी, और आप जेई के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर मी दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं तो आपको वही सिखाऊंगा भैया जो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके मन के संतोष के लिए काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मुझसे पढ़कर जेई के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स भी लगाओगे, और अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बताइए कि अगर हमारा टाइम ड्यूरेशन 6 AM तो 6:30 PM हुआ, 6:30 PM हुआ, तो आपने कहा सर ये तो 6 AM से चलना शुरू होगा 6 PM, तो 12 आवर्स लग जाएंगे, और आधा घंटा और, तो ये देखिए सर, हाँ इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास में आधा घंटा काम हो गया था, और यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा सर दैट इज हियर, हाँ इतना टाइम हो जाएगा 12.5 आवर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तुमने सर वो सुई चलेगी तो यहाँ से देखिए, हाँ ये देखिए, और ये ढेर सारे चक्कर मारेगी, 12 घंटा घूमता जाएगा, 6 के बाद 7 बजेगा, 8 बजेगा, 9 बजेगा, 10 बजेगा, फिर शाम का 6 आएगा, फिर शाम का 6:30 आएगा। तुमने सर उससे कोई मतलब नहीं होता कि ये कितना चक्कर घूमी है, हमको तो इसके नेट डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। ठीक है, तो जवाब क्या हुआ, आपने बोला नेट डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा, चेंज केवल यहाँ पर होगा। यानी इस कंडीशन पर अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछूं, ठीक है, तो वेलोसिटी का वेक्टर कितना होगा, दैट इज 0i माइनस ऑफ 8j डिवाइडेड बाय दैट इज 12.5 आवर, दैट इज हियर। अब फिर से आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, जो करें, दैट इज डेफिनेटली अ डिफरेंट स्टोरी।